हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए डेली डोज ऑफ पॉलिटी एंड इट इज़ जस्ट नॉट फॉर जस्ट ईपीएफओ एग्ज़ाम। इसमें आपके ईपीएफओ हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हो गया, सीडीएस का हो गया, इनफैक्ट एफकैट का हो गया, या फिर आपके स्टेट के भी एग्ज़ाम्स हो गए। गनीमत है कि पॉलिटी जो है वो आपके बेसिक से चलती है और ये सारे एग्ज़ाम्स को कवर करती है, चाहे फिर एसएससी हो गया या कोई भी एग्ज़ाम्स है, पॉलिटी तो आती ही आती है। तो इसका जो आपको लेवल है वो मिक्स मॉडरेट टफ मतलब हर टाइप का मिलेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज़ वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। दूसरी स्टेटमेंट है, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आप ऑप्शंस देखिए, इसको पॉज भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बोथ 1 and 2। ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा कैसे। कि अब आर्टिकल 53 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के बारे में डिस्कस करता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट के पास होगी, ठीक है जी, एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली स्टेटमेंट का ये जवाब आ गया, ठीक है जी। एडिशनल स्टेटमेंट में क्या दिया है, विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कमांडर माने गए हैं किसके? डिफेंस फोर्सेस के, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में आते हैं, वो कहते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल है और सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इनसे ऊपर कोई भी बड़े आईएएस ऑफिसर नहीं है, ठीक है जी। और ये जो हैं एक्स ऑफिशियल हेड हैं किसके? सिविल सर्विसेज बोर्ड के, कैबिनेट सेक्रेटरी के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, एंड ऑल द सिविल सर्विसेज अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट? ए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री मानी जाती है, ठीक है जी। और इसका कंसर्न क्या है? इकोनॉमी ऑफ इंडिया से है। अब इसके 5 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है जी। 5 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें से एक डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी है। अब ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एक नोडल एजेंसी है किस चीज़ की? सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसका प्रिंसिपल टास्क होता है प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। अब आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। शायद आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आपको भी पता होगा कि जब भी आपकी बजट प्रिपरेशन स्टार्ट होती है तो उससे पहले एक कड़ाह सेरेमनी होती है, ठीक है जी, हलवा सेरेमनी होती है। और हलवा सेरेमनी उन सबको मिलती है जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से। तो जितने भी ये चाहे 15 हो 20 हो जिन्होंने ये बजट बनाना है, उनकी एक हलवा सेरेमनी होती है। और फिर उसके बाद जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होता है, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं ये दुनिया से कट ऑफ होते हैं, इनके कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। वो इसलिए ताकि आपके कोई भी रेट्स चेंज होने हैं, कोई भी पॉलिसी आनी है, अगर वो मार्केट में ऑलरेडी आ गई तो मार्केट उथल पुथल हो सकती है, ठीक है जी, इकोनॉमी उथल पुथल हो सकती है। इसलिए ये लोग जितने भी 15-20 दिन जितने भी होते हैं वो आउट ऑफ टच होते हैं पूरे दुनिया से, ठीक है दोस्तों। इंटरेस्टिंग फैक्ट था।
अब आर्टिकल 112 पे आते हैं। आर्टिकल 112 क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। प्रेसिडेंट जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए फाइनेंशियल ईयर जो है कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है। ये बैंकिंग से भी एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, तो बताइए कि कौन सा ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और एंड होता है। ठीक है जी। तो अब क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो in respect of every financial year caused to laid before both the houses a statement of estimated receipt and expenditure of government of India for that year। मतलब कि दोनों हाउसेज राज्यसभा और लोकसभा के सामने टेबल करेंगे एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीप्ट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब कि कितना खर्चा हुआ है कितना नहीं हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट को अगर 500 करोड़ दिए हैं और उसने बोला कि 400 करोड़ का खर्चा हुआ है, तो उसका सारा ब्यौरा देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ कैसे खर्चा हुआ, और 100 करोड़ बचा हुआ है तो वो कहाँ पे कैसे कैसे लाए कर रहा है। ठीक है जी। मतलब जनता का पैसा जो है प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा। अब क्या है कि जो एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडीड होते हैं उसको 2 तरीके से बताना पड़ता है। जो एक सम रिक्वायर्ड जो होते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि कंसोलिडेटेड फंड से आने हैं, ठीक है जी, या जो चार्ज हुए हैं, खर्चा हुआ है, बचा हुआ जो भी है कंसोलिडेटेड फंड से हुआ है, और दूसरा जो है वो कंटीजेंसी फंड से हुआ है। ठीक है जी। एक तो कंसोलिडेटेड हुआ है और दूसरा कंटीजेंसी फंड से। ठीक है जी। और ये दोनों जो है सेपरेटली आप बताएंगे, एक्सपेंडिचर एम्बॉडीड जो है वो सेपरेटली बताएंगे। ठीक है जी। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ही है दोनों में, कंटीजेंसी इज़ डिफरेंट। ठीक है जी। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा है कि सम रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड द कंडीशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, ये पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी में है कि सम रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड, मतलब कि जो पहली स्टेटमेंट में है कि जो खर्चा हो चुका है, ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट में जो खर्चा हो चुका है, और दूसरा जो है प्रपोज्ड जो कि खर्चा होना है उसके बारे में किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ आपको एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपने पढ़ना है कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड के बारे में। 2 टाइप के फंड्स होते हैं, इसके बारे में आपने ढंग से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ओह, आंसर दिखाई दिया आपको। एनीवे, तीसरा क्वेश्चन है कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द लॉ कमीशन। तो इसका सही जवाब तो आपने देख ही लिया है, तो क्या है इसका सही जवाब? द पार्लियामेंट। ठीक है जी। इट इज़ द पार्लियामेंट विच हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। पार्लियामेंट ने जो है हमारे जजेस जो हैं कब कब इंक्रीज़ किए। ओरिजिनली हमारे कितने थे? 8 जजेस है सुप्रीम कोर्ट में 1950 में, फिर उनको 11 कर दिया था 1956 में, 14 कर दिया था 1960 में, 18 कर दिया था 78 में, 26 कर दिया था 86 में, और 31 कर दिया था 2008 में। एज ऑफ नाउ 2021 में देयर आर 34 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी। इसमें स्टेटमेंट दी है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में इनमें से कौन कौन से आते हैं, मतलब कि दे आर द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CAG, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है B, 1, 2, 4 एंड 5। CAG नहीं आता है। इसके बारे में जानते हैं क्यों नहीं आता है। अब क्या है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल आते हैं। ठीक है जी। लेकिन क्या है कि द अटॉर्नी जनरल इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव बिकॉज द प्रोविजन ऑफ AG हैज़ बीन ड्यूली इंश्राइंड इन पार्ट 5। ठीक है जी। ये तो पार्ट 5 ऑफ चैप्टर जो 1 है एग्जीक्यूटिव का, उसमें तो दिया ही दिया है। लेकिन बाय दिस डेफिनेशन जो आपके CAG हैं, ठीक है जी, उनको जो है
दे आर मेड इन सेम पार्ट 5, मतलब उनको भी पार्ट 5 में रखा है, बट एक सेपरेट चैप्टर बनाया है उसके लिए, जिसमें कहा है कि CAG इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब आपने स्पेसिफिकली ही बोल दिया कि CAG इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी। हालांकि वो पार्ट 5 में आते हैं, लेकिन एक अलग चैप्टर बना के बोला है कि CAG इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 52 और 52 to 78 पार्ट 5 जो है वो करता है डील यूनियन एग्जीक्यूटिव से, और हमने बता दिया था आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो हैं पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। दूसरी है पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली आफ्टर द रिमाइंडर पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट? ओनली वन, टू ओनली, बोथ 1 and 2। तो आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, देख लीजिए स्टेटमेंट को। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2 ओनली, ठीक है जी। सिर्फ यही करेक्ट है, ये गलत है, इसके बारे में जानते हैं। अब आर्टिकल 243F क्या कहता है? ये कहता है ऑल पर्सन हु आर क्वालिफाइड टू बी चूजन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है जी। मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि क्वालिफाइड है MLA या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLC बनने के लिए, ठीक है जी, उसको हम मेंबर ऑफ पंचायत बना सकते हैं। द ओनली डिफरेंस क्या दिया है कि एज जो है वो 21 ईयर्स कर दी हुई है। अब आपको पता है कि MLA बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी है? 25 ईयर्स, आर्टिकल 173 में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि वेदर अ मेंबर हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। द क्वेश्चन शेल बी रेफर टू सच अथॉरिटी एज द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड बाय लॉ, ठीक है जी। अब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आप कोई भी, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं, तो वो सब्जेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर लॉ होगा। मतलब कि हर स्टेट का अपना अपना लॉ हो सकता है, ठीक है। हिमाचल में अलग हो सकता है, हरियाणा में अलग हो सकता है, तमिलनाडु में अलग हो सकता है, लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगा, ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है? कैंडिडेट फॉर सीट ऑफ मेंबर और सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट ग्राम पंचायत। फॉर एग्जांपल, आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है जी, और आपके पास राशन कार्ड है, आप जो है उस पंचायत में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप एलिजिबिलिटी खो देंगे। तो अगर आपको मेंबर बनना है या फिर सरपंच बनना है तो आपको रजिस्टर्ड वोटर इन इलेक्टोरल रोल में होना ज़रूरी है, ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है कि एक कैंडिडेट कैनॉट बी डिस्क्वालीफाइड इफ़ ही इज़ लेस देन 25 ईयर्स, मतलब 25 साल से कम में है, बट मोर देन 21 ईयर्स, मतलब 21 से 25 के बीच में अगर है तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। Every panchayat unless sooner dissolved under any law for the time being in force shall continue for 5 years from the date of appointment। मतलब कि पंचायत का टेन्योर कितने 5 साल का होता है, ठीक है जी। और अगर जो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच डिसॉल्व पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड, ठीक है, मतलब कि सपोज एक्सपायरेशन हो, किसी पंचायत को डिसोल्यूट कर देते हैं या उसको आपने कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कि डिसोल्यूट हो गई है, तो जो भी उसका रिमाइंडर, जैसे कि 1.5 साल का टाइम पीरियड बचा हुआ है, ठीक है, मतलब आपके री इलेक्शन हो जाते हैं या फिर कोई मर जाता है या पंचायत प्रधान, तो वो जो 1.5 साल है वो कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है जी। चलिए अब पंचायत से एक और क्वेश्चन भी आ गया है, इसकी जो ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन और अच्छे तरीके से समझेंगे हम। If a panchayat is dissolved, elections are to be held within 1 month, 3 months, 6 months, 1 year। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है
6 months। ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि हर पंचायत, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन से ही नीचे वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन पे आगे हैं कि हर पंचायत जो है वो 5 साल के लिए काम करेगी। ठीक है जी, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग से। ठीक है जी। इट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर इन अकॉर्डेंस टू द स्टेट लॉ, मतलब उसको डिजॉल्व भी किया जा सकता है अगर स्टेट लॉ में प्रोवाइड किया गया है। इलेक्शन मस्ट टेक प्लेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द अबव पीरियड, मतलब इसकी एक्सपायरी से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है जी। इन केस इट इज़ डिजॉल्व अर्लियर देन द इलेक्शन मस्ट टेक प्लेस विद इन 6 months, मतलब कि अगर पहले डिजॉल्व कर दिया है तो 6 months से पहले उसके इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिजोल्यूशन। ठीक है जी, मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फुल पीरियड ऑफ 5 years शेल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, मतलब कि अगर आपकी प्री मेच्योर उसको 2.5 साल के लिए पहले ही हो गई है तो 2.5 साल तक वो होगी ही होगी। ठीक है जी। और आपका वो जो इलेक्शन पीरियड है 6 months के बीच में होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक है। लेकिन एक इसका जो कैच है कि सपोज़ आपकी पंचायत डिसोल्यूट हो गई है और उसका जो नेक्स्ट टेन्योर है वो 6 months से कम है। ठीक है जी। जैसे कि 4 years 9 months हो गए हैं और डिसोल्यूट हो गई है, तो इफ़ इट इज़ लेस देन 6 months इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड इलेक्शन। फिर आप इंतज़ार कर लेते हो कि ठीक है 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, अब अलग से क्यों कराएं, जब नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं तो उसी में ही होगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्केड्यूल्ड एरियाज एंड सेवरल स्टेट्स? 3rd, 5th, 7th, 9th। तो इसका सही जवाब क्या है? 5th। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, आर्टिकल 244 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक्सप्रेशन स्केड्यूल्ड एरिया है, जिसका मतलब क्या है कि एरियाज एज द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर डिक्लेयर बाय टू बी स्केड्यूल्ड एरियाज। ठीक है जी, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या है कि प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट द होल और एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ अ स्केड्यूल्ड एरिया शैल सीज टू बी स्केड्यूल्ड एरिया और पार्ट ऑफ सच एरिया, मतलब कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी वक्त ऑर्डर के हिसाब से, अपने ऑर्डर के हिसाब से वो डिक्लेयर कर सकते हैं कोई या तो पूरा एरिया उसका या पर्टिकुलर सेक्शन एज स्केड्यूल्ड एरिया, और उसमें क्या कर सकते हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं एरिया। ठीक है जी, आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर। ठीक है जी, ऑल्टर भी कर सकते हैं और रेक्टिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज भी कर सकते हैं, और उसको एडमिशन इनटू यूनियन या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और बेसिकली क्या है कि कोई भी ऐसा एरिया जो कि प्रीवियसली इंक्लूड नहीं हुआ था इन स्केड्यूल्ड एरिया, उसको भी डाल सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है। तो एट प्रेजेंट क्या है, 10 स्टेट्स हैं हमारे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, जो कि 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। और आपके जो 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करते हैं विद द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एज वेल एज ऑफ द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स रिजाइडिंग इन एनी स्टेट अदर देन इम्पॉर्टेंट है स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब ये क्यों है वो आप आर्टिकल 371 के बारे में पढ़िए आज, होमवर्क, अनदर होमवर्क। ठीक है जी, पॉलिटी में हर चीज़ रिलेटेबिलिटी है। ट्राइबल हैबिटेशन इन स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर हैव नॉट बीन ब्रॉट अंडर द 5th और 6th शेड्यूल। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? द प्रियम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है द प्रियम्बल। इसमें हमारा प्रियम्बल जो है बेसिकली आईडी कार्ड की तरह है।
इसमें सारा ही व्याख्यान कर दिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो इसमें हमारे माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली दिया हुआ है। तो आप, मेरा एक लेक्चर है पॉलिटी सेक्शन में जाइए, अगर जो पहला ही लेक्चर है, ठीक है जी, प्रियम्बल, उसको आप ढंग से देखेंगे तो विल गेट टू नो कि वाई दिस वाज द माइंड ऑफ द मेकर्स, और क्यों प्रियम्बल इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब जो है प्रियम्बल है। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सपेंडिचर मेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर बजटरी अप्रूवल एवरी ईयर इन इंडिया, डिफेंस, नेचुरल कैलामिटीज़, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड। तो देखिए दोस्तों, बजट में तो आपको पता है कि डिफेंस भी आता है, कंसोलिडेटेड फंड भी आता है, कंटीजेंसी फंड भी है, ये सारे के सारे रेगुलेटेड होते हैं। अब देखिए, नेचुरल कैलामिटी जो है वो अनफोर्सीन होता है, जैसे कि अभी क्या है, कोविड-19। कमेंट सेक्शन में मत बोलिएगा सर चाइनीज़ वायरस है, हम इसको फ़िलहाल नेचुरल कैलामिटी ही देख रहे हैं। ठीक है जी, पैंडमिक है ये। अब इसका क्या है कि नेचुरल कैलामिटीज़ आर सडन एक्ट्स ऑफ गॉड, ठीक है जी, विच कैनॉट बी एंटिसिपेटेड एंड प्लान। जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, फिर आपके और भी चीज़ें होती हैं, लैंडस्लाइड हो गए, ठीक है जी, इस टाइप की, या फिर ड्राउट हो गया, या फिर आपके बाढ़ हो गई, ठीक है जी, तो इस टाइप की। तो इसलिए बजटरी अप्रूवल्स आर नॉट नीडेड इन दिस केस। ठीक है जी, आपको पता है जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड से सारा का सारा काम होता है, तो ये एक अलग से ही फंड बना हुआ है। ठीक है जी, एन अप्रोप्रिएशन बिल और रनिंग बिल इज़ अ लेजिस्लेटिव मोशन बिल विच ऑथराइजेज द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी। इट इज़ अ बिल दैट सेट्स मनी असाइड फॉर स्पेसिफिक स्पेंडिंग। ठीक है जी, तो इसके अंतर्गत है। ओके, चलिए अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है जी, अब वो कैसे है उसके बारे में जानते हैं कि इन इंडिया द राइट टू वोट इज़ प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है जी, तो इसके बारे में तो मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 326 में क्या कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू वोट एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, अब क्या है, आर्टिकल 326 क्या कहता है कि इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। ठीक है जी, और इसमें क्या है कि अब आपकी 61st अमेंडमेंट होगी थी, 61st अमेंडमेंट से पहले 21 ईयर माना जाता था। तो इसमें क्या है, कहा है एवरी पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज़ नॉट लेस देन 21 नहीं, अब 18 ईयर्स ऑफ एज on such a date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under the constitution or any law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt illegal practice shall be entitled to registered as a voter in any election। ठीक है जी, तो इसमें अगर इसका जिस्ट निकाले तो 18 साल से ऊपर, ठीक है जी, कोई ऐसा इंसान जो कि नॉन रेजिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या फिर कोई क्रिमिनल है या इलीगल प्रैक्टिस है जिसको कि बार नहीं किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है जी, जो कि सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, वो एलिजिबल है टू बी वोटर इन आवर कंट्री। ठीक है दोस्तों, और NCERT की क्लास 9th की जो आपकी क्लास 9th की टेक्स्ट बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है जी, उसमें क्या लिखा हुआ है, राइट टू वोट इन इलेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है जी, और ये क्या कहता है, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द राइट टू वोट इज़ ऑल्सो ट्रूथ ऑफ द राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट।
तो इसी के साथ आज का डेली डोज ऑफ पॉलिटी ख़त्म हुआ। कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ डिड यू लाइक इट, और आप क्या चाहते हैं किस टाइप की इम्प्रूवमेंट इसमें। और आई होप आप सब सही होंगे, सेफ़ होंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।